इमरान ने अपने होंठ तशवीशनाक अंदाज में सुकेड़े। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, हम फतेह मोहम्मद पर शुबा करते रहे, लेकिन वो हमारे शुबे के बरअक्स निकला। उसे नदीम की एक दो कारस्तानियां मालूम हुई थीं और वो इसके बारे में परेशान था। नदीम की हकीकत पता करने के लिए ही वो मंगल की रात फार्म हाउस से निकला था। बस उसकी मौत उसे खींचकर इंडस्ट्रियल एरिया की उस कोठी में ले गई थी। क्या हुआ उसके साथ? मैंने इमरान को कोठी में पेश आने वाले वाकयात से आगाह कर दिया। वह हैरत में गुम सुनता रहा। वहां तहखाने में जख्मी फतेह मोहम्मद को जिस सफाकी से गोली मारी गई थी, वो नक्शा अभी तक मेरी निगाहों में घूम रहा था। पूरी रुदात सुनने के बाद इमरान ने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे को संजीदगी ने ढांप लिया। वो बोला, तुम्हारी वो फोन कॉल बड़ी परेशान कुन थी। आखिरी 2-3 लफ्ज तो मेरी समझ में नहीं आ सके, लेकिन इतना पता तो चल गया कि फार्म के बाहर खतरा है और तुम मुझे बाहर निकलने से मना कर रहे हो। इसके बाद मैंने उस फोन नंबर पर दर्जनों बार कॉल की, लेकिन फोन बंद था। तुम्हारे नंबर पर भी बड़ी कोशिश की, मगर राब्ता नहीं हो सका। तुम्हारी ये बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ चुकी थी कि नादरे वगैरह के कत्ल का बदला लेने के लिए जावा के लोगों ने फार्म के इर्द गिर्द घात लगाई है। अभी मैं इस मामले से निमटने का सोच रहा था कि पता चला कि फार्म से कोई 1 किलोमीटर दूर नहर की तरफ है जावा और रेयान ग्रुप के लोगों के दरमियान छोटी सी झड़प हुई है, जिसमें 2 बंदे जख्मी हुए हैं। अभी इस झड़प की ही बातें हो रही थी कि अगले रोज शाम के वक्त दोनों ग्रुपों में जोरदार तसादम हो गया। दोनों तरफ के लोगों ने बाकायदा पोजीशनें लेकर एक दूसरे पर 2 घंटे तक अंधाधुंध गोलियां चलाई। 5 के करीब बंदे जान से गए, काफी तादाद में जख्मी भी हुए। इसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कई आला अफसर भी मौजूद हुए। जलाली साहब के दोस्त एसपी हमजा साहब ने तो वहां मुस्तकिल डेरा लगाया हुआ है। फार्म के इर्द गिर्द कर्फ्यू का समा है। मीडिया पर भी गरम गरम खबरें आ रही हैं। बाक्स और आराकोए वाला मामला भी जेर बहस है। मुझे लगता है कि अब यह मामला मजीद बिगड़ेगा। बड़ी बड़ी मछलियां भी इस मामले में मुलविस होंगी। हो सकता है कि इंतजामिया की तरफ से आराकोए को अपनी तहवील में लेने के लिए जलाली साहब पर दबाव डाला जाए। तो क्या जलाली साहब ये दबाव ले लेंगे? मैंने पूछा। बाबा जी हैं तो बड़े पक्के, अंदर से एकदम लोहे की तरह है, लेकिन ज्यादा सख्त लोहा भी तो कभी कभी एकदम टूट जाता है। इमरान ने रमजिया अंदाज में कहा। क्या कहना चाहते हो? बाबा जी की ये कमजोरी कम अज कम हमारे इल्म में तो आ चुकी है। डॉक्टर महनाज और बाबा जी का ताल्लुक, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है जिगर। इस कमजोरी ने बड़े से बड़े मार्के सर कराए हैं, दुनिया के नक्शे बदले हैं, तारीख का रुख फेरा है। तो फिर मुझे लगता है कि अब जलाली साहब की इस कमजोरी को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा, इनका भी और दूसरों का भी। क्या करना चाहते हो? अभी पूरी तरह तय नहीं किया, सोच रहा हूं, लेकिन क्या? इमरान ने मुड़कर कमरे की तरफ देखा और बोला, तुमने मेरी सोच को दरहम भरम कर दिया है। ये किस बला को अपने साथ चमोड़ लाए? इसका इशारा राजा की तरफ था, लेकिन ये तो तुम्हारा दोस्त है और अच्छे बुरे वक्त में काम आता है। वो तो ठीक है और मुझे खुशी भी हुई है, इसे देखकर वो अपने मिजाज का बंदा है। मेरा ख्याल है कि अभी चंद दिन हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। अचानक की कहट ने हमें चौंका दिया। मुड़कर देखा तो राहदारी में हमसे 8-10 कदम दूर राजा खड़ा था। शर्ट उसके जिस्म पर कुछ ढीली थी। अपनी अकलौती सलामत आंख के साथ वो इमरान को घूरता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर जलजले की सी कैफियत थी। उसके पाँव में होटल की चप्पल नजर आ रही थी। इमरान ने भी उसे देख लिया। कुछ देर तक दोनों साकत और जामद खड़े रहे, फिर लपक कर एक दूसरे से लिपट गए। ये पुरजोश मिलाप था। राजा ने इमरान को झंझोड़ते हुए कहा, ओए अम्मू, तू कहाँ गायब हो गया था खोते के सर से सींगों की तरह? पूरा 1 साल हो गया मुझे बाहर आए हुए, कहाँ का ढूंढता फिरा हूं तुझे। मैंने भी इंडिया से आते ही जान अंकल से तेरे बारे में पूछा था। इन्होंने बताया था कि 9-10 महीने पहले राजा आया था, अपना फोन नंबर भी दे गया था, लेकिन वो फोन नंबर जान मोहम्मद साहब से कहीं गुम हो चुका था। तू बड़ा खोचल हो गया अम्मू, एकदम कंडम बात कर रहा है। अगर तूने मुझसे राब्ता करना होता तो इसके 1 तरीके थे। तुझे क्या बताऊं राजा, यहाँ आते ही ऐसा चक्कर चला कि पिछले 2-2.5 महीने से आसे पासे की कुछ खबर ही नहीं रही। मैंने कहा क्या सारी बातें यहीं कर लेनी? अंदर चलो यार, आराम से बैठते हैं। हम तीनों कमरे में आ गए। मैं अभी तक बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। अंदर पहुंचकर एक बार फिर राजा और इमरान में जोरदार मुकालमा हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शिकवे शिकायत किए। राजा का सबसे अहम सवाल यह था कि इमरान वहां इंडिया में किस माँ के पास गया था। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, माँ नहीं है, बाप है, और तुम्हारे सामने बैठा है। जिस तरह तुम अपने जिगर हो, ये भी जिगर है। ये वहां एक बड़े फड्डे में फंस गया था। इस ख्याल से कि इमरान और राजा एक दूसरे से खुलकर बात कर सकें और एक दूसरे को अपने बारे में बता सकें, मैं बहाने से बाहर निकला और अपनी जख्मी टांग को चालू करने के लिए बरामदा नुमा जगह पर टहलने लगा। जिस्म के किसी हिस्से में ज्यादा तकलीफ हो तो जिस्म की बाकी तकलीफें इसमें दब जाती हैं। टांग की वजह से मेरी दीगर जिस्मानी चोटें न होने के बराबर महसूस हो रही थी। हालांकि अपनी जगह वो भी शदीद थी। बरामदे में बिल्ली के 2 खूबसूरत बच्चे घूम रहे थे। इन्हें देखकर मुझे फार्म हाउस के वो नायाब ईरानी बलूंगड़े याद आ गए जिन्होंने वहां जू की रौनक को दोबाला किया था।
और इनकी माँ भी याद आई। उसने इमरान के साथ बेमिसाल वाबस्तगी पैदा कर ली थी। इस वाबस्तगी की वजह से हम सुल्तान चिट्टा के डेरे पर नादर लंबू का कोई लगाने में कामयाब हुए थे। मेरे सेल फोन पर मैसेज टून हुई। मैं देखा ये ऑस्ट्रिया से नुसरत का मैसेज था। मैंने मैसेज खोला, उसने लिखा था, ताबिश भाई, मैं और बाजी आपकी तरफ से बहुत परेशान है। आप क्यों कॉल अटेंड नहीं कर रहे? आपका फोन मुसलसल बंद जा रहा है, क्या मसला है? कोई नाराजगी तो नहीं? बाजी समझती हैं कि इस रोज उन्होंने आपकी कॉल रिसीव नहीं की थी, इसलिए आप खफा हो गए। प्लीज भाईजान, बाजी के हालात को समझने की कोशिश करें, वो बहुत बुरी तरह घिरी हुई हैं। मैं समझती हूँ कि बाजी को हमारे सहारे और मदद की जरूरत है। प्लीज आप जवाब दें। नुसरत मेरी खामोशी को मेरी खफगी पर महमूल कर रही थी। उसे क्या पता था कि इन 3-4 दिनों में मैं किन संगीन हालात से गुजरा हूँ, और अगर मैं बताता तो शायद वो दोनों यकीन न कर पाती। मौजूदा ताबिश इस ताबिश से बहुत मुख्तलिफ हो चुका था जिसे वो बचपन से जानती थी। अब इसके शब रोज हंगामों से इबारत थे और फिक बगोले का हम रकाब था। मैं सोच रहा था कि नुसरत से रब्ता करूं कि एक मंजर ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने एक औरत को देखा जो वाइपर पर गीला कपड़ा डाले होटल के फर्श को साफ कर रही थी। वो मेरे लिए अजनबी नहीं थी, मैं उसे मिल चुका था और दोबारा मिलना चाहता था, मगर यह पता नहीं था कि उसे यूं मुलाकात होगी। वो हमीदन थी, सरवत के शौहर यूसुफ की घरेलू मुलाजमा। चंद हफ्ते पहले इमरान के साथी जलानी ने उस औरत को शीशे में उतारा था और उसने हमें यूसुफ और सरवत के बारे में गरा गदर मालूमात फराम की थी। इसी दौरान में हमीदन की निगाह में मुझ पर पड़ गई। थोड़ी सी कोशिश से उसने मुझे पहचान लिया और उसके चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। मैं उसके करीब चला गया। हमीदन, तुम यहाँ भी काम करती हो? जी साहब। पर आप यहाँ कैसे? और आपको तो चोटें भी लगी हुई हैं। हाँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे और हमीदन के दरमियान चंद जुमलों का तबादला हुआ और मैं हमीदन को कमरे में ले आया। इमरान भी उसे देखकर हैरान हुआ। हमीदन ने हमें बताया कि वो पिछले 1 साल से यहाँ सफाई का काम कर रही है और अभी थोड़ी देर में हमारे कमरे की सफाई भी शायद उसी को करना थी। मैंने हमीदन से कहा, बड़ा अच्छा हुआ है कि तुमसे खुद ही मुलाकात होगी, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बताएं साहिब जी। हमीदन की आंखों में वही जाना पहचाना लालच उभर आया। यहाँ नहीं, कहीं आराम से बैठकर बात करना होगी, इमरान ने कहा। मैंने अभी सफाई करने के बाद ऊपर छत पर 2-3 कालीनें धोनी है, काफी टाइम लग जाना है जी, आप ऊपर छत पर ही आ जाएं, वहां कोई नहीं होता। न जाने क्यों मुझे लगा कि हमीदन के लहजे में दबा दबा जोश है, जैसे हमें बताने के लिए उसके पास कोई खास बात हो। ठीक है, मैंने कहा, तुम जब छत पर जाने लगो तो हमें बता देना, लेकिन इस बात का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं जी, मैं क्यों बताऊंगी किसी को, मैंने पहले भी भला बताया। वैसे मालिक बड़ा सख्त है जी, कहता है कि गाहकों से आलतू फालतू बात नहीं करनी, कहीं मेरी बेइज्जती खराब न करे दे। राजा ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, मालिक यार वे लिया अपना। वो तो ठीक है जी, पर गरीबों पर तो हर कोई चढ़ाई कर देता है ना। पिछले हफ्ते छोटी सी बात पर साथ वाले खान साहब का घर भी मुझसे छूट गया। हालांकि वो अपनी तंग दस्ती का रोना रोने बैठ गई। मतलब साफ जाहिर था वो माल उठवाने से पहले अदायगी चाहती थी। इमरान ने 1000 के 2 नोट पर्स में से निकाले और हमीदन को थमा दिए। उसने थोड़ा सा तकल्लुफ जाहिर करने के बाद ये नोट अपने गिरेबान में रख लिए और सामने ओढ़नी दुरुस्त कर ली। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पूरा ताउन करोगी तो इतने ही और मिलेंगे। वो सलाम करती हुई बाहर चलेगी। अगला 1 घंटा हमने काफी बेचैनी में गुजारा। आखिर वो वक्त आ गया। हमीदन ने हमारे कमरे के सामने से गुजरी और हमें सुनाने के लिए अपने किसी साथी का नाम लेकर पुकारी, फजलू मैं छत पर जा रही हूँ। इस इतला के करीबन 10 मिनट बाद मैं और इमरान भी छत की तरफ रवाना हो गए। 3 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़ना मेरे लिए खासा दुश्वार साबित हुआ, ताहम मैं चढ़ गया। छत पर वाकई हमीदन के सिवा और कोई नहीं था। मौसम खुशगवार था। अप्रैल के आखिरी दिनों की सुनहरी धूप कुर्रजवार को रोशन कर रही थी। छत पर होटल का बहुत सा काठ कबाड़ पड़ा हुआ था, टूटे हुए दरवाजे, चंद नाकारा टीवी सेट, 2-4 खराब विंडो, एसी और इस किस्म के दीगर अशिया। ताहम छत के इर्द गिर्द लाहौर का बालाई नजारा खूबसूरत था। कबूतर उड़ रहे थे, इक्का दुक्का पतंगे नजर आ रही थी। छतों पर रंगीन आंचलों की झलक थी और नीचे गली कोचों में जिंदगी रवां दिखाई देती थी। हमीदन ने कारपेट के 3-4 बड़े बड़े टुकड़े छत पर बिछा रखे थे और इन्हें वाइपर के साथ धोने में मसरूफ थी। मैं और इमरान करीब रखी कुर्सियों पर जा बैठे। अंदाज ऐसा ही था जैसे धूप से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमें असल सरोकार तो हमीदन ही से था। मैंने कहा, हाँ हमीदन, क्या चल रहा है यूसुफ साहब के घर में? वो दीदे घुमा कर बोली, साहब जी वहाँ तो लंबी चौड़ी गड़बड़ हुई है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। दिन में तारे नजर आ गए हैं यूसुफ साहब को। चाने ठीक ही कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी भी आवाज होती है। हुआ क्या है? मैंने पूछा। साहब जी ये तो आपको पता ही है ना कि बड़ी बीबी जी की छोटी बहन नुसरत बीबी बीमार है और इलाज के लिए बाहर के मुल्क में। बड़ी बीबी भी साथ ही है। हाँ पता है मुझे, लेकिन यहाँ क्या मामला है? उसे सस्पेंस बढ़ाने के लिए इर्द गिर्द देखा और राजदारी के अंदाज में बोली, यूसुफ साहब की चरमन वोटी वापस चली गई है। उसने बड़ा वड्डा धोखा दिया यूसुफ साहब को।
धोखा दिया है? आहो जी, वो जंगी कुड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि यूसुफ साहब का दिल उससे भर गया है और उसका दिल यूसुफ साहब से भर गया। इन दोनों की कहानी अब खत्म लगती है जी। तुम किस धोखे की बात कर रही थी? इमरान ने पूछा। वो बोली, थोड़े दिन पहले मेम के 4-5 रिश्तेदार आए हुए थे घर में। एक कुड़ी थी, 3-4 मुंडे थे, बस चिट्टी चमड़ी, ना मुंह ना मत्था, एक नंबर के लोफर थे सारे। इनमें एक मुंडा मैम जी का कोई चाचे बाबे का पुत्र भी था। 20-22 साल का होगा जी, बिल्कुल सूखा सड़ा, कान्ने जैसी टांगे। मैम जी को बड़ी बेशर्मी से डारलांग डारलांग भी कहता था। ये लोग मैम जी को साथ लेकर सारा दिन लूर लूर घूमते थे, रात को नशा पीते थे और नाच गाना करते थे। मुझे पक्का यकीन है जी, इस सूखे सड़े मुंडे की वजह से ही यूसुफ साहब और मैम जी में झगड़ा हुआ। अल्लाह की शान है जी, वेख दे क्या से क्या हो जाता है। कहाँ तो यूसुफ साहब अपनी मेम के पाँव के नीचे तलियां रखते थे, कहाँ वो इसे अंग्रेजी में गालियां देते थे और वो इनको देती थी। अल्लाह माफी। लगता है ये इश्क का बम जितनी तेजी से भड़का था, इतनी तेजी से ठंडा भी हुआ है। ग्रेस वापस कब गई है? मैंने पूछा। अब तो कोई 2-3 हफ्ते हो गए हैं जी। एक दिन सवेरे मैं काम पर गई तो बरांडे में चीनी के कई भांडे टूटे पड़े थे, एक खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ था। परोने जा चुके थे और साथ में मेम भी जा चुकी थी। हमीदन ने अपनी आवाज धीमी की और धीरे घुमाकर बोली, सुना है जी, वो अपनी एक शय वापस ले गई है। यूसुफ साहब के हाथ में कोई महंगी कड़ी थी, वो तक कुतरवा लिया उसने। काफी सारे नकद पैसे भी लिए, पर न वो थाने जाने की धमकी देती थी। बड़ी अजीब चीज निकली है जी वो। हम सुन रहे तुर सन्नाटे में थे। अब यह बात भी अच्छी तरह समझ में आ रही थी कि नुसरत के बकौल आजकल यूसुफ बदला हुआ क्यों है। नुसरत ने बताया था कि वो आजकल सरवत का बड़ा ख्याल रख रहा है, पाकिस्तान से दिन में कई बार उसका फोन जाता है वगैरह वगैरह। लगता था कि नुसरत की छठी हिस्स काफी तेज है। उसने फोन पर मुझसे शक का इजहार किया था कि शायद वहां लाहौर में यूसुफ भाई की तरफ कोई तब्दीली वाक़ई हुई है। इमरान ने पूछा, तुम्हारा क्या अंदाजा है हमीदन? यूसुफ साहब अब क्या सोच रहे हैं? वही जी जो उन्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था। उन्हें अब एहसास हो रहा है जी, उन्होंने हीरे जैसी बड़ी बिब्बी के साथ बड़ी ज्यादती की है। अब उन्होंने बड़ी बिब्बी की एक तस्वीर अपने कमरे में लगाई है। इतनी प्यारी तस्वीर है कि क्या बताऊं, ईमान से और लगती है अपनी बिब्बी। और वो खस्मा नुखानी लंगूर थी उनके सामने, बस चिट्टी चमड़ी और नीली कच्च आंखें। और क्या था उसमें? हमीदन यूसुफ की जर्मन बीवी ग्रेस के लिए जली बैठी थी। मैंने पूछा, हमीदन तुम्हारा क्या ख्याल है? अब अपनी बड़ी बीबी से यूसुफ साहब का सलूक अच्छा हो जाएगा? जरूर अच्छा होगा जी। यूसुफ साहब उनको बहुत याद कर रहे हैं। इन्होंने अपने सोने वाले कमरे को भी ठीक ठाक किया है, काफी रुपया लगाया कमरे पर, और गुसल खाने को तो शीश माल बना दिया जी। पता नहीं किस मुल्क से चीजें मंगवा कर लगा रहे हैं उसमें। यानी बड़ी बीबी के लिए यूसुफ साहब की सोई हुई मोहब्बत चाह गई है। इमरान ने कहा, आओ जी, और ये मोहब्बत उस फफे कुट्टन गौरी ने सुलाई हुई थी जी, वरना अपनी बीबी सरवत तो लाखों में एक कह देना। अंधेरे कमरे में भी बैठे तो चानन हो जाता है। और अगर वो फफे कुट्टन गौरी फिर यहाँ वापस आ गई तो? इमरान ने पूछा। लगता तो नहीं है जी क्या वो वापस आएगी, बाकी अल्लाह को पता है। पर उसने जो जादू कर रखा था ना जी साहब जी पर, वो एकदम टूट गया है। वो आ भी गई तो इसकी वो पहले जैसी मौजें नहीं होगी। मैंने हमीदन से पूछा, सरवत के सुसर फारूकी साहब कहाँ है? वो 10-15 दिन पहले आए थे जी, 2 दिन रह कर चले गए। मेम के जाने पर वो भी खुशी थे। बीबी सरवत बाहर के मुल्क से वापस कब आ रही हैं? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। मुझे ठीक से तो पता नहीं जी, मगर अभी उनको वहाँ काफी टाइम लगना है। नुसरत बीबी की बीमारी कोई एवे शहवे नहीं है, उनका जिगर खराब है, कोई बड़ी नामुराद बीमारी है जी, अल्लाह उसको शफा दे। ये दोनों बहनें ही बड़ी चंगी हैं। हमीदन हमसे बातें करती रही और साथ साथ कालीन भी धोती रही। उसे इस बात से गर्ज नहीं थी कि हम ये मालूमात क्यों और किस लिए हासिल कर रहे हैं। इसे सिर्फ 2 अदद बड़े साइज के नीले नोटों की जरूरत थी। इसकी ये जरूरत इमरान ने पूरी कर दी। हमीदन से बातचीत खत्म करने के बाद मैं और इमरान नीचे आ गए और सर जोड़कर बैठ गए। सूरत-ए-हाल में तेजी से तब्दीलियां आ रही थी। एक तरफ जलाली साहब और आरा कोए वाला मामला था तो जो तेजी से रंग बदल रहा था, दूसरी तरफ मेरी और सरवत यूसुफ की कहानी थी जिसमें ड्रामाई तब्दीली वाक़ई हो रही थी। यूसुफ शुरू ही से एक शौकीन और ख्वाहिश परस्त अमीरजादे के तौर पर सामने आया था। वो एक बड़ी जायदाद का मालिक था और उसे तवक्का थी कि मजीद जायदाद उसके हाथ आने वाली है। वो काफी हद तक जज्बाती और रोमानी भी था। उसने खुद से तकरीबन 10 साल छोटी एक टीनएजर लड़की से इश्क किया और उसके लिए सबसे टक्कर ले ली। अपना तन मन धन उस पर लुटा दिया, यहाँ तक कि अपनी खूबसूरत खानदानी बीवी से भी यकसर मुंह मोड़ रखा। वो सुहागन होने के बावजूद उसकी बीवी न बन सकी। लेकिन अब सूरत हाल में एक और हैरान कुन मोड़ आया था। यूसुफ की महबूबा बीवी उससे लड़ झगड़ कर जर्मनी पहुंच चुकी थी और अब यूसुफ की सोचों के धारे शायद सरवत की तरफ मुड़ रहे थे। शायद उसे पछतावा महसूस हो रहा था कि सरवत जैसी खूबरू और
बावफा लड़की एक बीवी की हैसियत से हर दम उसके पास रही है और वो उस पर मुकम्मल इख्तियार रखने के बावजूद उसके इल्तफात से महरूम रहा है। यूरोप की मुअत्तर फिजाओं में रहने वाली ख्वाहिश परस्त हिस्से शामा को अब अपनी मिट्टी की खुशबू कशिश कर रही थी। अब क्या यह सरवत के साथ एक और धोखा था? इमरान ने कहा, क्या ख्याल है जिगर, वियना में सरवत और नुसरत को यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए? मेरे ख्याल में तो अभी हमें मजीद तस्दीक कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि हमीदन की मालूमात में खला हो। क्या इस सिलसिले में जिलानी हमारी मदद कर सकता है? क्यों नहीं? हमारी मदद नहीं करेगा तो क्या वो अमेरिका या यूरोपीय यूनियन की मदद करेगा? अमेरिका यहाँ कहाँ से आ गया? अमेरिका हर जगह आ सकता है और हर तरफ से आ सकता है। ये शेर की मर्जी होती है कि वो अंडा दे या बच्चा, या कुछ भी ना दे और सिर्फ वादे करता रहे कि दूंगा। तो मैं बताया, पिछले दिनों हमारे फसाद प्लस चैनल पर एक प्रोग्राम नशर किया गया था। इसका मौजू था अमेरिका के वो वादे जो उसने तीसरी दुनिया से किए और पूरे किए। ये प्रोग्राम रात को ठीक 9 बजे शुरू हुआ और 9:03 पर खत्म हो गया। इस मुफस्सिल प्रोग्राम की वजह से बड़ी लानतें अरसाल हुई थी हम पर। इससे पहले कि इमरान की यह आलमाना गुफ्तगू तूल पकड़ती और आटे दाल का भाव अक़वाम मुत्तहिदा और पेंटागन से मिला देता, मेरे सेल फोन पर नुसरत का मैसेज आ गया। उसने लिखा था, क्या आपको मेरी सेहत का भी ख्याल नहीं भाईजान? आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आपसे कहा था लाहौर में पता कराएं कि यूसुफ भाई जान किस चक्कर में है। इनका रवैया बहुत बदला पतला है। आपने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। मैंने उसी वक्त नुसरत को जवाब दिया और लिखा, मैं और इमरान फिल वक्त एक बहुत जरूरी काम में उलझे हुए हैं। इस मसरूफियत की वजह से तुमसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा। तुम्हारे कहने पर मैं यूसुफ साहब के बारे में टो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई आम बात मालूम हो तो तुम्हें आगाह करूंगा। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, इतनी सेहत पर तवज्जो दो। इमरान ने मेरे कंधे पर खोंसा रसीद करते हुए कहा, देखो जिगर, चंद हफ्ते पहले तुम देवदास बनते जा रहे थे। दिलीप कुमारी लहजे में कह रहे थे, मैं पुष्पा के जीवन से निकल जाऊंगा, उसके सुखी परिवार पर अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। बंदा खुदा, अगर तुम पुष्पा, मेरा मतलब है सरवत की जिंदगी से निकल जाते हो तो तुम्हें कैसे पता चलता कि यूसुफ उर्फ प्रेम चोपड़ा क्या गुल खिलाने वाला है? सरवत के विश्वास की हत्या करने के लिए कौन सा नरवांतरे पल रहा है उसके दिमाग में? मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मुझे पता था कि नरवांतरे कोई लफ्ज नहीं है। पानियल एस्टेट के लहजे की नकल करते हुए जहां इमरान को कोई लफ्ज नहीं सूझता था, वहां वो कोई मन घड़त लफ्ज लगा देता था। वो इस तरह की फिक्र बोलता रहता था, यार तभी मेरे दिमाग में अजीब सी कुशल्या आई है, या फिर यार आजकल गर्मी के कारण भोजन अक्षाशा तो खत्म ही हो गई है, या फिर जलाली साहब के प्रेम की खबर आउट हो गई तो बड़ा समाधार मचेगा। भैया, इन फिक्रों में क्रोशला, अक्षाता और समाधार के अल्फाज हिंदी की किसी लुगत में नहीं ढूंढे जा सकते थे, बल्कि दुनिया की किसी लुगत में नहीं थे। इमरान ने वहीं बैठे बैठे अपने सेलफोन के जरिए जिलानी से रब्ता किया और उससे बातें करता करता बाहर निकल गया। वो यकीनन जिलानी के जरिए इन अहम खबरों की तस्दीक करना चाहता था जो अभी हमें मुलाजमा हमीदन ने पहुंचाई थी। राजा ने कमरे का टीवी ऑन कर रखा था मगर इसकी आवाज बंद थी। अचानक स्क्रीन पर नजर आने वाली एक तस्वीर ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। ये रियान विलियम की एक पुरानी तस्वीर थी, ताहम इसमें भी वो काफी से ज्यादा मोटा नजर आता था। मैंने फौरन रिमोट कंट्रोल राजा से छीना और आवाज ऊंची की। एक न्यूज चैनल से खबरें नशर हो रही थी। फरमा अंदाम रियान विलियम के फौरन बाद एक और धुंधली सी तस्वीर दिखाएगी, ये जावा की थी। न्यूज़कास्टर कह रही थी, दोनों ग्रुपों की इस लड़ाई में अब तक 13-14 अफराद हलाक हो चुके हैं। जख्मी होने वालों की तादाद भी काफी है। याद रहे कि कल सुबह इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में होने वाला हंगामा भी इन दोनों ग्रोहों की अदावत का शाखसाना था। रियान और जावा ग्रुप के लोगों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की और कई अफराद जान से गए। अब ये साबित बात हो चुकी है कि ये दोनों ग्रुप बुद्धा की उस खास मूर्ति के लिए मार धार कर रहे हैं जिसे आरा कोई कहा जाता है और जिसके बारे में अरसा दराज से कई कहानियां और कहावतें मशहूर हैं। कहा जाता है कि ये मूर्ति अपनी हिफाजत खुद करती है और इन लोगों और उस जगह की हिफाजत भी करती है जहां ये मूर्ति मौजूद होती है। आइए अब हम आपको इस मूर्ति के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। इसके बाद आरा कोई का तारीखी पस मंजर बयान किया जाने लगा। सबसे पहले ये कहाँ थी, इसके बाद कहाँ गई, दूसरी जंग अजीम में ये एक कस्बे में मौजूद जापानियों के लिए किस तरह सूदमंद साबित हुई, फिर ये किस तरह चोरी होकर पाकिस्तान पहुंची और वापस किस तरह गई और दोबारा पाकिस्तान क्यों कर आई। इस हवाले से नवादरात के शिकारी इबराज सदीकी और मैडम सफूरा वगैरह के नाम भी आए। मैंने चैनल बदलने शुरू किए। थोड़ी सी कोशिश के बाद एक और न्यूज चैनल पर मतलूबा खबर नजर आ गई। मैं चौंका, यहाँ जलाली साहब खुद नजर आ रहे थे। फार्म हाउस ही का मंजर था। लान में कुर्सियां बिछी थी, मेज पर पुरानी तर्ज का ग्रामोफोन नजर आ रहा था। एक नुमाइंदा जलाली साहब का इंटरव्यू कर रहा था। नकात ज़दा जलाली साहब आराम कुर्सी पर तकरीबन नीम दराज थे मगर उनकी आवाज का तंतना बरकरार था। वो कह रहे थे, मेरा बयान वही है जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। वो बॉक्स मेरे पास एक अमानत के तौर पर आया है और इस वक्त तक रहेगा जब तक इसका मालिक खुद मुझ तक नहीं पहुंचता। लेकिन जनाब,
फर्ज किया वो शख्स किसी हादसे का शिकार हो चुका है और अब आपसे राब्ता नहीं कर सकता, तो फिर भी मैं इंतजार करूंगा कम से कम 4-5 महीने और इसके बाद कोई फैसला करूंगा। जनाब, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है, आप इस बात की जिम्मेदारी से फारिग क्यों नहीं हो जाते? आखिर उसके पीछे क्या वजह है? इस चुपते हुए सवाल ने जलाल साहब का पारा उछाल दिया। वो भड़क कर बोले, कैसे फारिग हो जाऊं जिम्मेदारी से? क्या पुलिस वालों को ये जिम्मेदारी दे दूं या किसी चोर वजीर को, या फिर तुम्हें दे दूं? बताओ, तुम्हें दे दूं? नहीं जनाब, मेरा मतलब ये था कि खामोश वधाड़े, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा मतलब। तुम में से ज्यादातर ब्लैकमेलर हैं। तुम लोगों ने अपनी अपनी हुकूमतें बांटी हुई हैं, आजाद रियासतें कायम की हुई हैं, काली भीड़ों की तरह घुसे हुए हो तुम लोग हर जगह। इस मीडिया को भी बदनाम कर रहे हो, ये कैमरा पिस्तौल की तरह उठाए फिरते हो और इसे लोगों को हैंड्स अप करवाते हो। तुम क्या समझते हो मैं डर जाऊंगा? मैं जावा जैसे हरामी डांस से नहीं डरा, तुम किस बाग की मूली हो? नुमाइंदे का टेम्परेचर भी शायद बढ़ गया था, बजाय उसके कि वो धीमा लहजा इख्तियार करता। उसने मजीद सख्त सवाल किया, जनाब कल एक चैनल पर एक प्रोग्राम चला है जिसमें कहा गया है कि आप खुद भी अराकोए में दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा यहाँ फार्म हाउस के माहौल के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जलील साहब आतिशी लहजे में बोले, यहाँ के माहौल से किसकी माँ बहन को नुकसान पहुंचा है? किसको पहुंचा है? मैंने कहा था ना तुम ब्लैकमेलर हो, मैं तुम्हें। उसके साथ ही वो उठ कर बैठ गए। इन्होंने अपनी मोटी छड़ी उठाई और पूरे जोर से घुमाई। ये वार गालिबन कैमरा मैन की तरफ था। वो तेजी से पीछे हट गया। कैमरे का जाविया तब्दील होने से डॉक्टर महनाज भी फ्रेम में आ गई। प्लीज सर प्लीज, वो पुकारी और जलाली साहब को संभालने की कोशिश की। इसके साथ ही स्क्रीन तारीख होगी। चंद लम्हे बाद न्यूज कैस्टर खज्जल अंदाज में दीगर खबरें नशर करने लगी। बड़ा गर्म बुड्ढा है भाई, राजा ने तबसरा किया।